एपिसोड के शुरुआत में मोर्गन और उसके आदमी जोरो और कोबी के ऊपर गोलियों से हमला कर देते हैं, लेकिन इन वक्त पर लूफी उनके सामने आ खड़ा होता है और जितने भी गोली थे वो सारे जाकर लूफी को हिट होते हैं। बुलेट हिट होने के बावजूद भी लूफी को कुछ नहीं होता, क्योंकि हमें पता था कि लूफी की बॉडी रबर की तरह स्ट्रेच हो सकती थी। वो सारी बुलेट लूफी की बॉडी से टकरा कर वापस चली जाती है। लूफी के इस अंदाज को देखकर जोरो और कोबी काफी ज्यादा हैरान थे। जोरो को शॉट्स देते हुए लूफी बोलता है, जैसे कि मैंने कहा था जोरो भाई, मैंने तुम्हारे सारे शॉट्स को तुम्हारे हवाले कर दिया, तो अब क्या तुम मेरे क्रू को ज्वाइन करोगे? लूफी ने जोरो की जान भी बचाई थी और साथ ही में उसके शॉट्स उसको वापस भी कर दिए थे। इसी कारण से जोरो लूफी के क्रू में शामिल होने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ मोर्गन के आदमी अभी तक ये नजारा देख के सदमे में ही थे। तभी मोर्गन बताता है, मुझे लगता है इसने डेबल फ्रूट खाया होगा। हमें बताया जाता है कि डेबल फ्रूट खाने के बाद उस यूजर के पास अलग अलग एबिलिटीज आ जाते हैं, जैसे कि फायर एबिलिटी, वाटर एबिलिटी वगैरह वगैरह। उसी की अगली तरफ लूफी जोरो को उन रस्सियों से आजाद करने की कोशिश करता है, बट इसमें लूफी नाकामयाब हो जाता है। वो रस्सियों को खोल भी नहीं पा रहा था। यही मौका देख के मोर्गन के आदमी तलवारों के साथ लूफी और जोरो पे अटैक करने चले जाते हैं, लेकिन इन वक्त पर जोरो तीनों सोर्स को यूज करके उन सारे अटैक्स को रोक देता है। तभी जोरो थोड़ा एटीट्यूड से बोलता है, मेरे कहे मुताबिक मैं तुम्हारे क्रू को ज्वाइन करूंगा, और अभी मैंने पायरेट क्रू को ज्वाइन कर लिया, तो इसका मतलब मैं भी एक क्रिमिनल बन चुका हूँ, तो मैं इजिली इन लोगों को खत्म कर सकता हूँ। जोरो ये भी बताता है कि उसका एक ही ड्रीम है, जो कि वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने का। इसी कारण से वो लूफी के क्रू को ज्वाइन भी कर रहा है। इन द सेम टाइम लूफी अपने पैरों को लंबा करके मोर्गन के सारे आदमियों को मार गिराता है। मोर्गन के आदमियों पे इतनी जान नहीं बची थी कि वो दोबारा खड़े होकर जोरो और लूफी से लड़े, लेकिन लूफी अपने फुल स्पीड पे जाकर डायरेक्ट मोर्गन पे अटैक कर देता है। इसी के साथ कैप्टन मोर्गन भी लूफी के साथ दो हाथ करने के लिए रेडी हो जाता है। मोर्गन अपने हाथ पे लगा स्वॉर्ड से लूफी पर अटैक करता है, बट लूफी उस अटैक को इजिली डॉज कर देता है। मोर्गन का वो अटैक इतना पावरफुल था कि उसके एक अटैक से जमीन तक फट जाती है, लेकिन लूफी हवा में उड़कर मोर्गन को ही लात मार देता है। मोर्गन लूफी पर बैक टू बैक हमला करता रहता है, बट लूफी सारे हमले को डॉज करता हुआ बैक टू बैक मोर्गन को ही मारने लगता है। तभी मोर्गन का बेटा कोबी पर बंदूक तान देता है और कहता है, अगर तुम लोगों ने एक भी कदम बढ़ाया तो ये मारा जाएगा। लेकिन लूफी अपने हाथों को अलंबा करके मोर्गन के बेटे को एक पंच मार के दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ जोरो कैप्टन मोर्गन को अपनी तलवार से बीच से काट देता है। मोर्गन के कैद से आजाद होने के बाद सारे सेना सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन जोरो भूख के कारण से बेहोश होके जमीन पे गिर जाता है। अगली तरफ वही पायरेट्स लड़की को एक मैप टाइप का चार्ट मिल जाता है, जिसमें कैप्टन बग्गी का नाम दिया गया था, जिसको बग्गी द इमोर्टल भी कहा जाता है। खाना खाने के दौरान जोरो लूफी से पूछता है, हम लोगों के अलावा तुम्हारे क्रू में कितने लोग और भी हैं? जिस पे लूफी एक उंगली अपनी तरफ करता है और तो दूसरी उंगली जोरो की तरफ करता है। इस हरकत को देख के जोरो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी लूफी कहता है, जब हम दोनों ही काफी हैं, तो क्रू में और लोगों की क्या जरूरत? तभी जोरो लूफी से उसके पायरेट शिप के बारे में पूछता है और लूफी जोरो को अपना पायरेट शिप दिखाता है, जो कि बहुत ही छोटा था। उसे देखकर जोरो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी हमें ग्रैंड लाइन के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि दुनिया दो हिस्सों में बांटा गया है और उसको रेड लाइन कहा जाता है, और ग्रेड लाइन बिल्कुल रेड लाइन के परपेंडिकुलर से पार होके जाता है। और किंग रोजर ने कहा था कि उसने अपने वन पीस खजाने को ग्रैंड लाइन के आखिरी हिस्से पर रखा था, और वन पीस लेने के इरादे से जितने भी पायरेट्स है वो सारे पायरेट्स वहाँ पर जाते हैं। फिलहाल उस जगह पर कई सारे पायरेट्स आते हैं और एक आपस में फाइट करते हैं। इस कारण से अभी वो जगह एक बैटल फील्ड बन चुकी है, और हमारा लूफी जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। इस कारण से वो उस ग्रैंड लाइन के पास जाने की बात करने लगता है। लूफी की इस बात को सुन के कोबी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से बोलता है, नहीं, तुम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते। उस ग्रैंड लाइन के पास हजारों तादाद में पायरेट्स होंगे, तो तुम दोनों ही काफी नहीं हो। हमें मिले हुए काफी दिन तो नहीं हुए, बट मैं तुम्हें एक सच्चा दोस्त मानता हूँ। लूफी अगेन से कोबी बोलता है, मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। अब मुझे अपने आप पर भरोसा करना होगा, और इसलिए अब मैं नेवी को ज्वाइन करूंगा। कोबी की इस बात को सुन के जोरो बताता है, नेवी के भी कुछ रूल और वसूल हैं। वो किसी को भी नेवी में ज्वाइन
ज्वाइन करने से पहले उसके बैकग्राउंड को चेक करते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोबी तुम नेवी को ज्वाइन कर पाओगे, क्योंकि तुम पिछले 2 साल से एल्विडा के शिप में काम कर रहे हो और वो एल्विडा एक पायरेट्स थी। इन द सेम टाइम वहाँ पर नेवी के कुछ आदमी आ जाते हैं और कहते हैं, मुझे पता है कि तुम लोग पायरेट्स हो, तुमने हमारे विलेज को बचाया है, लेकिन तुम लोग एक पायरेट्स हो तो तुम्हें अभी के अभी इस विलेज को छोड़ के जाना पड़ेगा। लूफी और जोरो जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी एक नेवी का आदमी कोबी को देखते हुए लूफी से पूछता है, ए लड़के, क्या ये भी तुम्हारे साथ है? जिस पे लूफी रिप्लाई देता है, हाँ मुझे पता है, ये एल्विडा पायरेट्स के साथ काम कर रहा था। कोबी लूफी से बोलने के लिए बार बार मना करता है, लेकिन लूफी रुकने का नाम नहीं ले रहा था और फिर गुस्से में कोबी लूफी को एक पंच मार देता है। लूफी और कोबी के बीच में फाइट स्टार्ट होने लगता है। एक दूसरे को मारता है तो दूसरा दूसरे को मारता है, लेकिन जोरो लूफी को पकड़ते हुए बोलता है, अरे कैप्टन जोरो, उसे जाने दो, छोड़ो भी। कोबी को इस बात का एहसास हो जाता है कि लूफी ने इसलिए उसे मारा था कि वो नेवी के सामने कोबी को एक आम इंसान साबित कर दे। कोबी काफी ज्यादा मोटिवेट के साथ नेवी को बोलता है, सर प्लीज मुझे भी नेवी में रख लो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। एंड फाइनली कोबी को नेवी में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अगली तरफ हम देखते हैं कि कोबी लूफी को थैंक यू बोलकर सलूट मारने लगता है और साथ ही में सारे नेवी के लोग भी लूफी और जोरो को सल्यूट करते हैं। और कोबी अपने मन ही मन में बोलता है, लूफी हम एक दिन जरूर मिलेंगे, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा लूफी। एंड फाइनली लूफी और जोरो वन पीस के तलाश में चले जाते हैं। अगली तरफ हमें एक शिप को दिखाया जाता है जहाँ के पायरेट्स अपने खजाना को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वही पायरेट्स लड़की आ जाते हैं जिसे हम एपिसोड नंबर 1 से देख रहे हैं। वो लड़की उन पायरेट्स से मदद मांगने लगती है, बदले में वो लड़की उन पायरेट्स को खजाना दे देती है। लालच के चक्कर में वो सारे पायरेट्स उस लड़की के शिप में आ जाते हैं, बट अनलकीली वो लड़की उन पायरेट्स की शिप और उसके खजाने को लेकर रवाना हो जाती है। शिप छोटा होने के कारण से पानी पड़ने के साथ ही वो शिप डूब जाती है और साथ ही में वो तीनों पायरेट्स भी उसी समुद्र में डूब जाते हैं। अगली तरफ एक कन्वर्सेशन के दौरान लूफी के हेड से उसका कैप हवा में उड़ जाता है और उसी के साथ हमें लूफी का कुछ पास्ट भी दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एक जगह पर सारे पायरेट्स पार्टी कर रहे थे। तभी छोटा लूफी बोलता है, सैंक्स आप अपने दूसरे मिशन पे मुझे भी ले जाना, मैं भी एक पायरेट्स बनना चाहता हूँ। सैंक्स हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो कि जैसे कि तुम एक पायरेट्स बन जाओगे। ये सुनकर सारे पायरेट्स हंस के लूफी का मजाक उड़ाने लगते हैं। छोटा लूफी गुस्से से बोलता है, मेरा एक पंच बुलेट की तरह है और मुझे अच्छे से स्विमिंग करना भी आता है। छोटे लूफी की इस बात को सुन के फिर से सारे पायरेट्स मजाक उड़ा के हंसने लगते हैं। तभी सैंक्स लूफी को एक जूस का गिलास देता है और लूफी उस गिलास को फट से पी जाता है। तभी सैंक्स बोलता है, मैंने तो नहीं देखा कि कोई भी पायरेट्स जूस पीता है। इस बात को सुन के सारे पायरेट्स लूफी का फिर से मजाक उड़ा के हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर कोई दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। उस आदमी के आने से पूरा रूम शांत हो जाता है, लेकिन हमारा सैंक्स आराम से अपना खाना और ड्रिंक पी रहा होता है। हमें बताया जाता है कि ये लोग माउंटेन बैंडिट्स से और ये यहाँ पर अपने टीम के लिए ड्रिंक लेने आए थे, बट लकीली उस रेस्टोरेंट में सारे ड्रिंक्स खत्म हो जाते हैं। तभी सैंक्स बोलता है, अगर आपको एतराज ना हो तो ये बोतल ले सकते हैं, मैंने इसको ओपन भी नहीं किया है। बट वो आदमी एक पंच मारकर सैंक्स के बोतल को तोड़ देता है और बड़े एटीट्यूड से बोलता है, तुम एक बोतल दे के मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मुझे एक बोतल नहीं एक पेटी चाहिए चूतिए। बट अगली तरफ सैंक्स चुपचाप उस फूटे हुए बोतल को उठाने लगता है, लेकिन वो आदमी फिर से वहाँ पर तोड़फोड़ कर देता है और धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। सैंक्स का अपमान देखकर लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बट सारे पायरेट्स जोर जोर से हंसने लगते हैं। छोटा लूफी चिल्लाकर बोलता है, ये बिल्कुल भी कूल नहीं था, इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी वो लोग हमारा मजाक उड़ा के चले गए। ये मैटर नहीं करता कि वो कौन थे और कितने थे। लूफी गुस्से के कारण से सामने रखा हुआ बॉक्स से कुछ खाने लगता है। तभी सैंक्स लूफी को हिलाकर वो चीज बाहर निकालने लगता है जो कि लूफी ने अभी अभी खाया था, लेकिन लूफी अचानक रबर की तरह स्ट्रेच हो जाता है। तभी हमें बताया जाता है कि ये सब गम यानी कि डेविल फ्रूट खाने के कारण से हुआ है। गम फ्रूट खाने का एक डिसएडवांटेज भी है, जो कि लूफी अब से कभी भी स्विमिंग नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि लूफी का
स्विम करने का एबिलिटीज उससे छिन गया है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वही आदमी जो रेस्टोरेंट में आया था वो लूफी को मार रहा था। तभी एक लेडी मेयर को बताती है कि लूफी मुसीबत में है। मेयर लूफी को छोड़ने की भीख मांगता है, बट वो आदमी लूफी को नहीं छोड़ता। लकीली वहाँ पर सैंक्स आता है और लूफी से बोलता है, लूफी तुमने कहा था कि तुम्हारा पंच एक बुलेट की तरह काम करता है, तो अब क्या हुआ लूफी? जैसे ही सैंक्स लूफी को बचाने आगे बढ़ता है तभी एक बैंडिट सैंक्स के ऊपर पिस्तौल तान देता है, लेकिन सैंक्स का आदमी उस बैंडिट को अपने पिस्तौल से ही उड़ा देता है। जब सारे बैंडिट सैंक्स पे हमला करने आते हैं तब सैंक्स का एक आदमी उन सारे बैंडिट्स को मार गिराता है। ये देखने से ऐसा लग रहा था कि सैंक्स के हर एक क्रू मेंबर ओवर पावरफुल थे, लेकिन एन वक्त पर वो बैंडिट स्मोक करके लूफी को अपने साथ ले जाता है। हम देखते हैं कि वो बैंडिट्स लूफी को समुंदर पे फेंक देता है और डेविल फ्रूट खाने के बाद लूफी स्विम नहीं कर सकता। जब वो बैंडिट लूफी को पानी में फेंक देता है तभी एक सी हॉर्स उस बैंडिट को जिंदा निकल लेता है। जैसे ही वो सी हॉर्स लूफी को खाने के लिए आगे बढ़ता है तभी एन वक्त पर सैंक्स आ जाता है। सैंक्स का इतना ज्यादा खौफ था कि वो सी हॉर्स सैंक्स के आंखों में देखकर डर के मारे भाग जाता है, लेकिन उस दौरान सैंक्स ने अपना एक आर्म भी खो दिया था। ये देखकर लूफी काफी ज्यादा रोने लगता है। अगली तरफ सैंक्स और उसके क्रू किसी और मिशन में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी सैंक्स अपना कैप लूफी को देता है और बोलता है, मुझे पता है लूफी कि तुम एक दिन जरूर पायरेट बनोगे। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जिस दिन मैं तुम्हें एक पायरेट किंग बनता हुआ देखूंगा। एंड सीन प्रेजेंट पे आ जाता है और जोरो को काफी ज्यादा भूख लगने के कारण से लूफी बोलता है, डोंट वरी लूफी, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। और लूफी अपने हाथों को लंबा करते हुए एक पंछी को पकड़ने जाता है, लेकिन उल्टा ही पंछी लूफी को पकड़ देता है। दूसरी तरफ जोरो लूफी को बचाने के लिए फुल ट्राई करने लगता है। इसी दौरान वही पायरेट्स जो कि पानी पड़ने के कारण से डूब गए थे वो जोरो से मदद मांगने लगते हैं, लेकिन जोरो का फुल फोकस लूफी को बचाने में था। जैसे तैसे वो पायरेट शिप में चढ़ जाते हैं और वो कैप्टन बग्गी का नाम लेकर जोरो को डराकर बोट रोकने के लिए कहते हैं। ये वही कैप्टन बग्गी था जो कि उस पायरेट्स लड़की के मैप में भी था, बट जब उन पायरेट्स को पता चलता है कि उनके सामने जोरो खड़ा है तब वो डर के मारे जोरो से माफी मांगकर बोट को चलाने लगते हैं। जब जोरो उन पायरेट्स से कैप्टन बग्गी के बारे में पूछता है तब हमें बताया जाता है कि कैप्टन बग्गी ने भी एक डेविल फ्रूट खाया था और कैप्टन बग्गी एक थोड़ा सरफिरा आदमी भी है। अगली तरफ वो पंछी लूफी को हवा में ही लेके जा रहा था, लेकिन कैप्टन बग्गी के आदेश के कारण से कैप्टन बग्गी के आदमी उस पंछी पे फायर कर देते हैं। इसी कारण से लूफी धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। एंड फाइनली लूफी और वो लड़की जो कि एपिसोड नंबर 1 से देख रहे थे वो आमने सामने आ जाते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 और एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके सपोर्ट जरूर दिखाना। जितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा मैं उतना ज्यादा फास्ट एपिसोड लाने की कोशिश करूंगा। सो आज के लिए इतना ही, बाय।